हेलो डियर, वेलकम इन महायोगी एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सोम सब्जेक्ट हमारा रनिंग में है और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, राइट। चलिए डियर, तो देखो सोम में लास्ट लेक्चर में कहाँ तक पहुँचे थे डियर हम। बेसिकली आप जानते हैं कि आई थिंक हमने लास्ट में टाइप्स ऑफ लोड पढ़े थे। हमने लोड पढ़ लिया था कि लोड क्या होता है और लोड के टाइप पढ़े थे, क्लियर। चलिए तो देखो, अब लोड अगर आपने पढ़ लिया तो बॉडी के ऊपर अगर आप लोड लगाएंगे, समझ आ रहा है। जैसे ही आपने कोई भी बॉडी है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर तुमने लोड लगाया, समझ, लोड को हम यहां पर कैपिटल P से प्रदर्शित करेंगे माय डियर। तो अगर तुमने लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन आएगा। डिफॉर्मेशन गारंटी के साथ में आएगा या नहीं? यस, बिल्कुल आएगा। तो सर जी ये बताओ, अगर बॉडी के ऊपर तुमने लोड लगा दिया तो लोड लगाने के बाद में दो चीज इसके अंदर डेवलप होने वाली हैं, समझ आ रहा है। जो लोड आपने अभी पढ़ा है वो किस लिए पढ़ा है? बॉडी के ऊपर लगाने के लिए। तो जब जो लोड तुमने पढ़े हैं उन्हें जब तुम बॉडी के ऊपर लगाओगे माय डियर, तो जैसे उन्हें बॉडी के ऊपर तुम लगाओगे, राइट, तो बॉडी के ऊपर लगाने के बाद उनमें क्या आ जाएगा? डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो लोड लगाने के बाद दो चीज होंगी बॉडी के साथ में। एक तो बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगा, सबसे पहले तो कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन पैदा हो जाएगा, और नंबर 2, बॉडी के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस भी पैदा होगी। तो लोड अगर तुमने लगाया तो लोड लगाने के बाद बॉडी में डिफॉर्मेशन भी आएगा और बॉडी में कोई ना कोई स्ट्रेस भी जरूर आएगी, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो इसलिए लोड को पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा स्ट्रेस, और उसके बाद का जो हेडिंग होगा वो होगा डिफॉर्मेशन। क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हम पूरी बात की रिसर्च करेंगे कि पूरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, अधूरी नहीं छोड़ेंगे कि जो अगर बॉडी के ऊपर लोड लगाओगे तो बॉडी के ऊपर लोड लगाने के बाद उस बॉडी में स्ट्रेस भी पैदा होगा और डिफॉर्मेशन भी पैदा होगा, राइट और रॉन्ग। तो स्ट्रेस कैसे पैदा होगा, कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरा डिस्कशन यहां पे करेंगे हम। तो इसलिए हमारा एक सेपरेट हेडिंग बनेगा स्ट्रेस। उसके बाद ये पढ़ने के बाद फिर हम जाएंगे कहां? डिफॉर्मेशन पे। फिर हमारा हेडिंग बनेगा डिफॉर्मेशन, और इस हेडिंग में हम देखेंगे डिफॉर्मेशन क्या होता है, कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पूरी चर्चा हम इसके ऊपर करेंगे, क्लियर और नॉट। पूरा डिटेल डिस्कशन हम इसके ऊपर करने वाले हैं, राइट और रॉन्ग। चलिए माय डियर, आई होप आपको पूरी बात समझ आई होगी, क्लियर। चलिए, तो लोड पढ़ने के बाद समझ आना, क्योंकि हम जानते हैं अगर बॉडी के ऊपर तुमने लोड लगाया तो लोड लगाने के बाद बॉडी में डेवलप हो जाती है स्ट्रेस, राइट। और उसी स्ट्रेस को अब हम यहां पे पढ़ेंगे, और स्ट्रेस के आधार पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ताकत कम होगी या ज्यादा होगी। ऐसी कुछ स्टोरी हमारी चली थी, राइट। चलिए, तो हेडिंग है हमारा स्ट्रेस। अब देखो डियर, स्ट्रेस है क्या, समझान। स्ट्रेस बेसिकली क्या है, इसे हमें डिटेल में समझना है, क्लियर और नॉट। परंतु स्ट्रेस को डिटेल में समझने से पहले हमें एक चीज बहुत डिटेल में जाननी है, और वो चीज क्या जाननी है कि जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है, उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में जो बॉडी हम लेते हैं माय डियर, वो बॉडी कुछ इस तरीके की होती है, क्लियर और नॉट। जो बॉडी होगी माय डियर हमारी, वो कुछ इस तरीके की होगी। कहानी समझ आ रही है? यस और नो? यस। तो ऐसी कहीं स्टोरी होती है। तो देखो, अब यहां पर सबसे पहले मुझे ये देखना है, समझा ना, एक चीज आपको ध्यान रखना कि सोम में ज्यादातर जो मटेरियल हम पढ़ने वाले हैं वो हम सॉलिड पढ़ने वाले हैं। सोम में ज्यादातर जो चीज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? सॉलिड पढ़ेंगे माय डियर। अब आप जानते हो कि दुनिया के जितने भी सॉलिड है, यहां पर एक जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, समझा ना। और इस जानकारी के बिना आप सोम में, समझा ना, थोड़ा अधूरा रहोगे, समझा। जो बेहतरीन लेवल की अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाएगी। इसलिए ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, क्लियर। ध्यान दीजिए, पिक्चर दिमाग में तभी बने कॉन्सेप्ट की। सोम में हम कौन सा मटेरियल को डिस्कस करते हैं? सॉलिड मटेरियल को डिस्कस करते हैं। परंतु सर जी सॉलिड तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जो वुड है वो भी सॉलिड है, जो मेटल्स हैं वो भी सॉलिड है। तो ठीक है, सॉलिड तो बहुत सारे हैं, परंतु इन सॉलिड में से भी आप क्या यूज करते हो सोम में? वुड या मेटल्स? तो जनरली हम मेटल्स को यूज करते हैं, राइट। तो सॉलिड में भी हम यूज करते हैं मेटल्स, राइट और रॉन्ग। चलिए, तो इसलिए मेटल्स पे हमारा मेन फोकस रहने वाला है, मेटल्स पर मेन फोकस हमारा रहेगा, क्लियर और नॉट।
चलिए ठीक है सर जी, मेन फोकस यहां पे रहेगा। परंतु जब आप सॉलिड पढ़ेंगे तो मेटल भी सॉलिड है, लकड़ी भी सॉलिड है। तो अगर रियलिटी में बात करें तो जो सॉलिड है दुनिया में, जो सॉलिड है समझा, वह सॉलिड भी 2 टाइप्स के होते हैं। अगेन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर ये भी 2 प्रकार के होते हैं। हम जानते हैं कि जो सॉलिड है, जो दुनिया का हर एक सॉलिड छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, पार्टिकल भी कहते हैं, समझा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। और इन सभी पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, क्लियर और नॉट। उसी अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा यह सभी पार्टिकल और एटम्स एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं, राइट। चलिए समझा ना। परंतु यह देखा गया कि सॉलिड में, समझा ना, जब एटम्स अरेंज होते हैं तो एटम्स का अरेंजमेंट 2 तरीके का होता है कि अगर ये कोई भी सॉलिड है और इसके अंदर एटम्स हैं तो इसके अंदर जो एटम बैठे रहते हैं, समझा ना, इनका बैठने के तरीके के हिसाब से अगर आप देखो तो जो सॉलिड है वो 2 प्रकार के हैं। किसके हिसाब से? मॉलिक्यूल के अंदर बैठने के तरीके के हिसाब से, समझा ना। जब हमने ढूंढा तो रिसर्च में यह पाया गया कि दुनिया में भगवान ने हमें कुछ सॉलिड ऐसे दे रखे हैं जिनके अंदर जो एटम्स हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज है, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, मिलिट्री के जवान की तरह डिसिप्लिन्ड है और बिल्कुल लाइन लगा के बैठे रहते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर के अंदर, समझा। तो कुछ सॉलिड तो हमें ऐसे मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? यस। परंतु कुछ सॉलिड ऐसे भी होते हैं माय डियर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आए हुए हैं यहां से, मेन कहानी स्टार्ट होगी। फर्जी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो कंपटीशन में आ चुकी है, तो फोकस ऑलवेज। तो एक तो इस प्रकार के सॉलिड भगवान ने हमें दे रखे हैं। परंतु नेचर में कुछ सॉलिड्स ऐसे भी हैं माय डियर जिनके अंदर जो एटम्स हैं वो सिस्टमैटिक ढंग से लेयर बाय लेयर, लाइन बाय लाइन अरेंज नहीं है, बल्कि वह रैंडम तरीके से अरेंज है। यानी कुछ सॉलिड ऐसे भी पाए जाते हैं जिनके अंदर जो एटम्स हैं वो लाइन लगा के नहीं बैठते, बल्कि बदतमीज तरीके से बैठते हैं। जैसे कोई रैली चल रही हो, मोदी जी की कोई रैली चल रही हो, कोई लाइन है ही नहीं है, जिसे जो जहां जगह मिली वहां बैठा है, राइट। तो इस तरीके का अरेंजमेंट भी होता है एटम्स का। तो दुनिया में 2 ही प्रकार के सॉलिड हमें देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो सॉलिड के अंदर एटॉमिक अरेंजमेंट सिस्टमैटिक भी हो सकता है और अनसिस्टमैटिक भी हो सकता है। जब अनसिस्टमैटिक होगा तो इसे हम यहां पे टेक्निकल भाषा में रैंडम कहेंगे। रैंडम, रैंडम का मतलब कोई ऑर्डर ही नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है, कोई क्रम ही नहीं है, समझ, कोई सीक्वेंस ही नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रैंडम ऑर्डर। तो रैंडम ऑर्डर में अरेंज होते हैं, यहां पर सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज्ड होते हैं एटम्स या पार्टिकल, राइट और रॉन्ग। अब जो ऐसे सॉलिड हैं जिनके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल लाइन बाय लाइन होता है, सिस्टमैटिक होता है, और ऐसा लगता है जैसे, समझा ना, आदमियों ने, जैसे किसी ने अपने प्यारे प्यारे हाथों से इनको बैठाया हो बॉडी के अंदर, क्लियर और नॉट। तो ये सॉलिड्स ऐसे होते हैं। और जो ऐसे सॉलिड्स होते हैं माय डियर जिनके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट हाईली सिस्टमैटिक होता है, टेक्निकल भाषा में ऐसे सॉलिड्स को क्रिस्टल सॉलिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टल सॉलिड कहा जाता है, या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहा जाता है, राइट और रॉन्ग। और जो ऐसे बदतमीज सॉलिड हैं जिनका एटम्स का अरेंजमेंट या मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट या पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ही कहें, जो अनसिस्टमैटिक होता है, रैंडम ऑर्डर में होता है, रैंडमली होता है, तो ऐसे सॉलिड्स को टेक्निकल भाषा में एमोर्फस, क्या कहा जाता है डियर? एमोर्फस सॉलिड कहा जाता है। आई होप ये कहानी आपको समझ आई। तो इसका मतलब सर जी, राइट, इसका मतलब सर जी सॉलिड जो है वो जनरली, समझा, एटम्स के ऑर्डर के हिसाब से, उनके ऑर्डर के हिसाब से, उनके बैठने के हिसाब से 2 प्रकार के हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक एमोर्फस सॉलिड, राइट। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली अगर देखें तो भगवान ने जितनी भी मेटल्स बनाई हैं वो सभी मेटल्स ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन होती हैं, समझा ना। और ज्यादातर कुछ नॉन मेटल्स हैं जो एमोर्फस होते हैं। तो हर प्रकार के सॉलिड हमारे पास है। जैसे लकड़ी है तो ज्यादातर लकड़ी क्या होती है? एमोर्फस होती हैं, क्लियर और नॉट। चलिए, जैसे इमेजिन कर सकते हैं आप दिमाग में, जैसे चुलाई का लड्डू देखा होगा आपने, तो चुलाई का लड्डू क्या होता है माय डियर? चुलाई के लड्डू में अगर आप देखो तो चुलाई का लड्डू अगर सामने रखा है जो खाते हैं आप, उसमें जो चुलाई के पार्टिकल है गोल गोल, वो बिल्कुल एटम जैसे होते हैं, उन्हें एटम मान ले आप। तो अंदर देखेंगे चुलाई के लड्डू 59 भरे पड़े हैं, उनके अंदर लड्डू के वॉल्यूम के अंदर अगर आप जाके देखें या नजर डाल के देखें तो कोई भी सिस्टमैटिक ऑर्डर नहीं है पार्टिकल के चुलाई के पार्टिकल के बैठने का। और चुलाई का हर एक पार्टिकल गोल गोल है, जैसे सरसों का दाना होता है, राइट और रॉन्ग।
तो ये पूरी स्टोरी है। तो समझ आया नहीं? चलिए, और देखो कुदरत का करिश्मा है माय डियर, कुदरत का करिश्मा है। ये कोई बड़ी बात नहीं कि मेटल्स के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आप इन्हें चौक का चौक हो जाएं, ये सर जी क्या हो रहा है। नहीं माय डियर, डेली लाइफ में आप सब चीजों को देखते हैं। पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको डेली लाइफ में दिखती है, बस आप देखने की कोशिश नहीं करते। अगर मैंने यहां पे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात की है तो दुनिया की जितनी मेटल्स हैं, समझा, वो मोस्टली क्या होती हैं? क्रिस्टलाइन होती हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं? क्रिस्टलाइन, समझा। जैसे लकड़ी वकड़ी क्या होती है? एमोर्फस, राइट और रॉन्ग? चलिए, परंतु सर जी मुझे क्या लेना? मैं जानता हूं कि सोम में ज्यादातर मुझे मेटल्स के ऊपर ही काम करना है, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर के लिए जो इंपॉर्टेंट सॉलिड मटेरियल है वो मेटल्स ही है। तो असल में मेटल्स के ऊपर ही ज्यादातर काम करूंगा पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, राइट। हर एक लेक्चर में हम सॉलिड्स की बात करते हुए, मेटल्स की बात करते हुए आपको नजर आएंगे, राइट। चलिए, तो देखो अब कुदरत का करिश्मा क्या है? ये कोई बड़ी बात नहीं है मैडे के चौक जाएं आप देख के, सर जी ये क्या हो रहा है, ये इंजीनियरिंग है ना। ये तो डेली लाइफ में भी आप देखते हैं, समझा। चलिए, अब देखो डियर, अगर मैं बात करूं भुट्टे की, तो आपने भुट्टा खाया होगा या नहीं? मकई बोलते हैं जिसे, मकई, राइट। तो भुट्टा खाया होगा आपने। तो जब भुट्टा आप खाते हैं तो मैं डियर देखा होगा कि भुट्टे के अंदर भगवान ने क्या चमत्कारिक चीज दी है, समझा ना भैया। वहां तो कोई आदमी ने पेड़ पे उगता है, तो देखा होगा भुट्टे के जो दाने हैं बिल्कुल लाइन से लगे रहते हैं। भुट्टे में जो दाने हैं वो बिल्कुल लाइन से लगे रहते हैं माय डियर। भुट्टे के ऊपर जो मक्की के दाने हैं वो बिल्कुल, जिन्हें पॉपकॉर्न भी बनता है जिनका, बिल्कुल लाइन से लगे रहते हैं माय डियर। तो वहां से देखना क्या भगवान का चमत्कार नहीं है ये? लाइन से नहीं तो क्या आपने कहा था भुट्टे को कि भैया जब पैदा होगा तो जितने मकई के दाने आएंगे ना सब लाइन से आना, लाइन से नहीं आएंगे तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा कहा था? नेवर। तो इसका मतलब डेली लाइफ में भी देखने को मिल रहा है। यहां पर भुट्टे के अंदर जो दाने हैं उन दानों का जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिमिलरी, राइट और रॉन्ग? चलिए, परंतु इसके आगे अनार को देख लें आप। अनार में भी लगभग ऐसा दिखता है। परंतु अगर कभी तुमने देखा हो तो बाजरा देखना, बाजरे की रोटी भी होती है माय डियर। आई होप आपको पता होगा, नहीं तो गूगल पे सर्च कर लेना आप। बाजरे की भी ऐसे ही एक भुट्टे के जैसे ही होती है, पर तो वहां पर जो बाजरे के दाने होते हैं वो कभी भी सिस्टमैटिक नहीं होते, समझा ना, बिल्कुल लाइन से नहीं होते, वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं, उनकी लाइन नजर आती ही नहीं है, राइट। तो इसका मतलब जो बाजरे का भुट्टा है एक तरीके से, जो बाजरा है, समझा, बाजरा जब पेड़ पे उगता है तो ऐसे एक होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल कोर होती है और उसपे यहां पे दाने होते हैं। परंतु ये जो दाने होते हैं गोल गोल यहां पे बाजरे के दाने, ये लाइन से नहीं दिखाई देते, ज्यादातर ऐसे ही रैंडम ऑर्डर में दिखाई देते हैं। तो इसलिए उसको एमोर्फस की कैटेगरी में आप रख सकते हैं। क्लियर और नॉट? तो कहानी समझ आई? तो देखो, ये तो कुदरत का चमत्कार आपको डेली लाइफ में मिलता रहता है। तो इंजीनियरिंग बिल्कुल पूरी जुड़ी हुई है डेली लाइफ से। चलिए, तो इसका मतलब सोम में सॉलिड की हम बात करते हैं, सॉलिड तो वुड भी होता है, मेटल भी होता है, परंतु ज्यादातर मेटल की बात करते हैं, मेटल पे मेन फोकस रहता है हमारा। पर फिर भी अगर सॉलिड की आप बात करें तो सॉलिड टोटल 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं माय डियर। और कौन कौन से? एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक तो क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है माय डियर, और एक एमोर्फस सॉलिड होता है, राइट। और मैंने आपको बता दिया एमोर्फस सॉलिड ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर एटम्स या पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वह है अनसिस्टमैटिक होता है, कोई लाइन दिखाई नहीं देती। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? ऐसे सॉलिड जिनके अंदर जो एटम्स हैं उनका अरेंजमेंट हाईली सिस्टमैटिक होता है, उन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और ज्यादातर क्या है, जैसे कि बात करें वुड की, जो वुड है वो मोस्टली क्या मिलेगी आपको? एमोर्फस ज्यादातर, समझा ना। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या है? मेटल्स। जितनी भी मेटल्स हैं वो मोस्टली क्या है, समझा ना, क्रिस्टलाइन है। तो मेटल जनरली क्या होती हैं? क्रिस्टलाइन होती हैं। और हमारा मेन फोकस भी मेटल ही है माय डियर, हमारा मेन फोकस भी मेटल ही है, राइट और रॉन्ग? चलिए, तो अब हमें देखना कि ठीक है जो मेटल्स वो क्रिस्टलाइन होती हैं, अगर क्रिस्टलाइन है तो गारंटी उनके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट बिल्कुल सिस्टमैटिक होता है। तो वो होता कैसा है? तो इस पिक्चर को आप ध्यान से देखें और माय डियर अपने जहन में उतार लें, आप इस बिल्कुल दिमाग में छाप लें। पूरी सोम को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा माय डियर, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, स्ट्रट हो, राइट और रॉन्ग, कुछ भी हो, या कोई बार हो या सेप्ट हो, कुछ भी हो, कोई भी कंपोनेंट हो, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, क्योंकि इसी का रेफरेंस लेके मैं चलूंगा। तो दिमाग में पिक्चर बनानी है आपको इसकी। तो यहां पे अगर देखो तो देखो एटम की बिल्कुल लाइन लगी पड़ी है माय डियर, यहां पे कहीं देख ले आप एटम्स की लाइन लगी पड़ी है, राइट। ये क्या है? एटम्स की बिल्कुल एटम लाइन में अरेंज्ड है। क्या अरेंज्ड है माय डियर? क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं कि इधर से देखोगे तो भी लाइन नजर आएगी, यूं देखोगे तो भी लाइन नजर आएगी, समझा ना। अगर तिरछा भी नजर मार लोगे तो भी लाइन में ही बैठे हुए नजर आएंगे आपको सभी एटम्स। कहानी समझ आ रही है नहीं? क्यों? क्योंकि क्या है?
ये कैसा है डियर, ये है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये मेटल्स का स्ट्रक्चर मैंने बनाया माय डियर, ये क्या है, मेटल्स का स्ट्रक्चर है। तो मेटल्स जनरली आपको ऐसे दिखाई देने वाली है, राइट। तो बिल्कुल 3D पिक्चर बनाना है। अब ये पिक्चर कैसे काम करेगी ध्यान देना। आगे चल के मैं 2D फिगर बनाऊंगा बोर्ड पर, मैं कहूंगा कि ये कोई बॉडी है। तो मैंने कहा है कि ये कोई मेटल की बॉडी है। अगर ये बॉडी है तो यहां पर अंदर एटम्स में हर बार दिखाऊंगा नहीं, परंतु आपको दिमाग में एक पिक्चर बनानी है कि हाँ ये बॉडी है। तो मेटल की अगर बनी है तो इसमें एटम्स की ऐसी लेयर होंगी। यहां पर एक लेयर ये है एटम की, एक लेयर ये है, और एक एटम की लेयर ये है, और ऐसे ही बहुत सारी एटम्स की लेयर यहां पर होंगी, बहुत सारी एटम की लेयर यहां पे होंगी, ऐसे 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 ऐसे, राइट और रॉन्ग। तो मैं ऐसे ही कहानी बताऊंगा आपको, समझ आया ना। तो पिक्चर इमेज एकदम से अगर मैंने बॉडी ड्रॉ कर दी ना, मैंने कहा मेटल की बॉडी है, क्योंकि मेटल की बॉडी होगी जनरली यहां पे, तो आपको मन मन में इमेजिन करना है कि यहां पर ये बहुत सारी लेयर हैं। समझ आ रहे हैं नहीं। और ये लेयर किस तरीके से हैं, बिल्कुल ऐसे ही लेयर है। देखो ये लेयर है। अगर मैं देखूं इसका जो ऊपर वाला प्लेन है अगर मैं फिक्स कर दूं, समझ आ ना, तो एक लेयर ये है, 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 राइट और रॉन्ग। तो इस तरीके से आपको यह सभी लेयर दिखाई देंगी माय डियर, क्लियर है। तो इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए, क्लियर है। जब भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको इसी तरीके से इमेजिन करना है, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट के दिमाग में पिक्चर बनानी है, पिक्चर। और जानते हो बच्चों, जब तुम पिक्चर देखते हो ना तो पिक्चर को कोई नहीं भूलता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट को पिक्चराइज तरीके से हमें पढ़ना है, पिक्चराइज करके पढ़ना है। तो गारंटी है आप भूल के दिखाना, मेरे चैलेंज है। कोई भी फॉर्मूला मैं आपको रटाऊंगा ना या ड्राइव कराऊंगा, उसके बाद फिर बोलूंगा ऐसा, तो आपसे भूल के दिखाना, मेरा चैलेंज है, नहीं भूल पाओगे, राइट और रॉन्ग। तो ये पूरी कहानी थी, आई होप आपको समझ आई है। ऐसे ही आपको इमेजिन करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है, क्लियर और नॉट, बता डियर, कहानी क्लियर है। चलो अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखो डियर स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्या है, समझा ना, स्ट्रेस क्या है, अब मुझे उसे समझना है। मान लो, चलिए तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू हम पढ़ते हैं कि स्ट्रेस क्या है। मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है डियर, सपोज दैट, इमेजिन कि मेरे पास ये कोई बॉडी है, समझा ना, बिल्कुल तसल्ली से समझेगा कि पूरी सोम में स्ट्रेस का ही खेल है माय डियर, ये ध्यान रखिएगा आप चीज, क्लियर और नॉट, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, स्ट्रेस का ही खेल है पूरा, क्लियर। रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, चलिए छोड़िए। तो देखो मान लो सपोज दैट मेरे पास ये कोई बॉडी है माय डियर, और जो ये बॉडी है, राइट, सपोज इसका ये वाला एंड मैंने फिक्स कर दिया, और ये वाला एंड फिक्स करने के बाद, राइट, ये वाला एंड फिक्स करने के बाद मैंने सपोज दैट यहां पर एक टेंसाइल लोड लगाया P, राइट और रॉन्ग। और सपोज दैट जो ये टेंसाइल लोड है, समझ आ ना, ये मैंने ये टेंसाइल लोड जो P है इसे मैं P बोल रहा हूं, और मान लो ये 100 न्यूटन के बराबर है। कितना है, 100 न्यूटन के बराबर है, क्लियर और नॉट। तो देखो डियर, ये मेटल की बॉडी बनी हुई है, मैंने क्या मान लिया, मेटल की बनी हुई है, क्योंकि मेटल ही लेके चलूंगा मैं। तो अगर ये मेटल की बनी हुई है माय डियर, तो आप मुझे बताइएगा क्या इसके अंदर बहुत सारी एटम्स की ऐसे ऐसे लेयर हैं, और ये सभी एटम की लेयर एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़ी रहती है, क्योंकि मेटल के एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही जबरदस्त होता है, राइट और रॉन्ग। चलिए तो डियर जरा एक बात आप मुझे बताएंगे कि यहां से जो ये लोड है, राइट, इस बॉडी के अंदर मैं 2 लेयर इमेजिन कर रहा हूं, बहुत सारी ऐसे ऐसी लेयर हैं, केवल 2 ही लेयर इमेजिन कर रहा हूं। मान लो एक तो लेयर ये है, यहां पर एटम्स की लेयर है, ये बहुत बारीक बारीक लेयर होते हैं, एक तो एटम की लेयर ये है माय डियर, और एक एटम की लेयर मैंने ये मान ली है, एक एटम की लेयर ये नीचे है, ये आपको अलग अलग कलर में दिख रही होगी, राइट। चलिए तो अभी जैसे मैं कहूंगा आपको ऐसे इमेजिन करना है, तो मैंने ऐसा इमेजिन कर लिया सर जी। अब जरा एक बात आप मुझे बताएंगे कि मान लो अब जो ये 100 न्यूटन लोड है, क्या ये 100 न्यूटन लोड का इफेक्ट इन सभी लेयर पे आ रहा है? बिल्कुल सभी लेयर पे आ रहा है, परंतु ये बताओ, अगर लोड तुमने लगाया तो इमेजिन करो जो 100 न्यूटन लोड है, क्या यह है 100 न्यूटन लोड इस वाली लेयर को नीचे खींचना चाहेगा? यस बताइए आप भैया जी। अगर आपने यहां पे ये देख लिया तो जो 100 न्यूटन लोड है, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि ये रही को बॉडी,
समझान। और यहां पर मैंने एक लेयर ये मान ली है, राइट, और इसके बाद एक दूसरी लेयर मैंने ये मान ली है माय डियर, और यहां पे एक 100 न्यूटन मैंने लोड लगाया जिसे पी बोल दिया मैंने। तो ये बताओ जो 100 न्यूटन लोड है, क्या यह है 100 न्यूटन लोड, यहां पे जो ये 100 न्यूटन लोड है माय डियर, क्या ये 100 न्यूटन लोड इस वाली लेयर को नीचे को खींचना चाहेगा? बिल्कुल। तो जरा इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी हो रही है कि जो ये लेयर है, क्या इस लेयर को, पूरी लेयर को 100 न्यूटन लोड नीचे को खींचना चाहेगा? बिल्कुल। तो यह 100 न्यूटन लोड इस लेयर को नीचे को खींचना चाहेगा, परंतु जो ऊपर वाली लेयर है, समझा ना, वो इसे नीचे खींचने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहां से फिक्स है, तो इन दोनों लेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। तो उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब यह 100 न्यूटन लोड इस लेयर को नीचे को खींचना चाहेगा, तो ऊपर वाली लेयर क्या इसे नीचे नहीं जाने देगी? यस, बिल्कुल नहीं जाने का विरोध करेगी कि हमें छोड़ के मत जाओ। तो ऊपर वाली जो लेयर है नीली कलर, ब्लू कलर की, ये ऊपर को एक फोर्स लगाएगी इस लेयर के ऊपर। राइट और रॉन्ग? क्या ऊपर को एक फोर्स लगाएगी? क्लियर और नॉट? चलिए तो देखो, अब मैं एक स्टोरी इमेजिन करता हूं, समझा ना। मान लो जैसे ही मैंने इस बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन लोड लगाया, तो 100 न्यूटन लोड लगाने के बाद में बॉडी कुछ इस तरीके से थी, राइट। पर मान लो कि 10 मिनट के बाद में इस बॉडी के 2 पीस हो गए, तो इसका मतलब ये जो बॉडी है 100 न्यूटन लोड को सहन नहीं कर पाई होगी। तो मान लो कि 10 मिनट के बाद, आफ्टर 10 मिनट, स्टोरी समझना पूरी, आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जो बॉडी है वो टूट गई और 2 पीस में टूट गई। जब 2 पीस में टूटेगी तो मान लो एक पीस तो ये नीचे रह जाएगा सर जी, कुछ इस तरीके से, एक तो नीचे रह गया एक पीस, और एक पीस ऊपर से जुड़ा रह गया, ये समझा ना। तो मान लो इत्तेफाक से इन्हीं लेयर से ब्रेकेज हुआ है बॉडी का। तो मान लो जब बॉडी ये 2 पीस में टूटी तो कुछ इस तरीके से टूटी है। मैंने मान लिया कि कुछ इस तरीके से बॉडी 2 पीस में टूटी है, कि एक पीस तो ये था सर जी और दूसरा पीस टूट के नीचे आ गया होगा, वो कुछ इस तरीके दिखा दिएगा, राइट। चलिए तो देखो, अब गारंटी है सर जी, हम इतना तो जानते हैं कि सभी मॉलिक्यूल की लेयर से बनी, एटम की लेयर से बनी है। तो एक तो एटम की लेयर यहां पे होगी सर जी ये, और कोई एटम की लेयर यहां भी तो होगी ना, यस। परंतु ये बताओ, यही तो 100 न्यूटन लोड लगा था, और इस 100 न्यूटन लोड ने 10 मिनट के बाद इसके 2 पीस हुए हैं। तो इसका मतलब ये बताओ यार, 10 मिनट पहले तो ये वाली लेयर इस वाली लेयर से बढ़िया से जुड़ी हुई थी या नहीं? यस, जुड़ी हुई थी। तो 10 मिनट पहले का क्या सीन होगा कि 10 मिनट पहले ये वाली लेयर यहां से जुड़ी हुई थी, पर तो ये 100 न्यूटन लोड इस लेयर को नीचे को खींच रहा होगा, पर तो ऊपर वाली लेयर इस लेयर के ऊपर को एक फोर्स लगा रही होगी 10 मिनट पहले, जब ये टूटी नहीं थी। तो ऐसा सीन चल रहा होगा या नहीं? पर तो 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा कि इस बॉडी ने इस बॉडी को जो ऊपर को खींचा, शायद ऊपर को खींचने में कुछ कंजूसी कर दी और लोड कम पड़ गया, बेचारी की ताकत नहीं थी, लोड कम पड़ गया, इसलिए लोड ज्यादा हो गया और लेयर को नीचे खिसका के ले आया। क्लियर और नॉट? तो 10 मिनट पहले कुछ सीन ऐसा हुआ होगा। तो 10 मिनट के बाद बॉडी अगर 2 पीस में टूटी है, तो 10 मिनट पहले क्या हो रहा होगा कि 10 मिनट पहले तो जुड़ी हुई थी, यस, ये वाली लेयर इस वाली लेयर से जुड़ी हुई थी, और जब जुड़ी हुई थी तो ये 100 न्यूटन लोड इस लेयर को, ये वाली लेयर ये है, ये वाली लेयर ये है, राइट और रॉन्ग? तो 10 मिनट पहले माय डियर ये वाली लेयर ये है, राइट और रॉन्ग? और ये वाली लेयर ये है ऊपर वाली। तो 10 मिनट पहले क्या हुआ होगा कि 10 मिनट पहले ये वाली लेयर, जब इस वाली ये वाली लेयर है, राइट, जब ये वाली लेयर इस ऊपर वाली लेयर से जुड़ी हुई थी, तो ये वाली लेयर इस लेयर को क्या ऊपर को खींच रही होगी? यस, क्या ऊपर को खींच रही होगी? बिल्कुल खींच रही होगी। समझा? इसका मतलब 10 मिनट पहले इस बॉडी ने, इस लेयर ने इस लेयर के ऊपर एक ऊपर को फोर्स लगाया है माय डियर। और वो फोर्स कैसा लगाया है? वो फोर्स कैसा लगाया है? ऐसे, यानी 10 मिनट पहले इस वाली लेयर ने इस वाली लेयर के ऊपर एक ऊपर को फोर्स लगाया होगा, समझा ना। परंतु और ये फोर्स लगाया होगा P, मान लो कोई फोर्स लगाया P, राइट। परंतु जो ये फोर्स लगाया माय डियर, अब मैं देखना चाहता हूं कि जो ये फोर्स लगाया है, राइट, यानी कोई ना कोई फोर्स लगाया, परंतु ये फोर्स किसने लगाया है? 10 मिनट पहले का सीन बताओ, बॉडी के अंदर जब ये जुड़ी हुई थी, तो ये फोर्स किसने लगाया माय डियर? ये फोर्स लगाया मॉलिक्यूल ने। परंतु 10 मिनट पहले बॉडी टूटी नहीं थी, तो क्या नहीं टूटी होगी? टूटने का मतलब है कि ये जो लेयर है ये ज्यादा नीचे नहीं आई होगी। तो ये ज्यादा नीचे कब नहीं आई होगी? कि सर जी तभी नहीं आई होगी
समझ, 10 मिनट पहले बॉडी इसलिए फेल नहीं हुई थी कि इस बॉडी ने, ये नीचे को अगर 100 न्यूटन है तो इस वाली लेयर ने इस वाली लेयर के ऊपर, समझा, 10 मिनट पहले इस वाली लेयर ने इस वाली लेयर के ऊपर को जो फोर्स लगाया है माय डियर, वह 100 ही न्यूटन के बराबर लगाया होगा। क्लियर और नॉट? 100 ही न्यूटन के बराबर लगा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम था, तभी तो नीचे नहीं आई। और 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये जो मॉलिक्यूल थक गए होंगे, इन्होंने 100 से कम लोड लगा दिया होगा, 90 न्यूटन। अब ऊपर को 90 न्यूटन, नीचे को 100 न्यूटन, तो गारंटी है इस लेयर को नीचे को खींचने से कोई रोक नहीं पाया होगा। इसलिए 10 मिनट के बाद में बेचारी के 2 पीस हो गए होंगे। बताए डियर, आई होप पूरी स्टोरी क्लियर है या नहीं? अरे बोलो, पूरी स्टोरी क्लियर है या नहीं? यस। तो इसका मतलब सर जी, सेफ को 10 मिनट पहले तो बॉडी टूटी नहीं थी ना, अगर वो नहीं टूटी है तो हम बोलेंगे सेफ कंडीशन। क्या बोलेंगे डियर? सेफ कंडीशन। तो सेफ कंडीशन में ये अगर 100 न्यूटन था तो गारंटी है यह भी 100 ही न्यूटन के बराबर रहा होगा इन द सेफ कंडीशन। पर तो देखो, ये जो लोड है P, ये तो आपने लगाया है, इसलिए इसे तो बोला जाता है अप्लाइड लोड। इसे क्या कहा जाता है? अप्लाइड लोड, क्योंकि हमने खुद ने लगाया है। ये अप्लाइड लोड है, समझा ना, और एक तरीके से एक्सटर्नल लोड है। ये अप्लाइड लोड तो है ये, परंतु ये एक्सटर्नल लोड है। राइट और रॉन्ग? क्या है डियर? ये एक्सटर्नल लोड है। यानी यहां पर जो आपने लोड लगाया P, वो 100 न्यूटन, ये एक्सटर्नल लोड है, एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। परंतु जो ये वाला लोड है माय डियर, इसके बारे में क्या ख्याल है? समझा ना, इसके बारे में क्या ख्याल है? जो ये फोर्स लगा है, समझा, ये फोर्स किसने लगाया है? ये फोर्स तो मॉलिक्यूल ने लगाया है ना। यस, तो मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है, इसे ही टेक्निकल भाषा में इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहा जाता है। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स कहा जाता है। और आगे चल के शॉर्ट में इस इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को मैं IRF लिख के चलूंगा। I का मतलब इंटरनल, R का मतलब रेजिस्टिंग, F का मतलब फोर्स। राइट? तो ये क्या है डियर? ये तो है एक्सटर्नल, यानी बाहर से जो आपने लगाया है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल अप्लाइड लोड। एक्सटर्नल अप्लाइड लोड बोलते हैं, समझा? तो देखो, सेफ कंडीशन के अंदर गारंटी है, अगर ये आपने 100 न्यूटन नीचे को लगाया है, तो अगर ये लेयर भी ऊपर को 100 ही न्यूटन लगाएगी तो गारंटी है बॉडी सेफ, अदरवाइज फेल्ड है। तो इसका मतलब सेफ कंडीशन के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो अप्लाइड लोड के बराबर होता है। एक्सटर्नल अप्लाइड लोड को शॉर्ट में अप्लाइड लोड भी बोल देंगे। क्लियर और नॉट? तो बताइए डियर, यहां तक की पूरी स्टोरी समझ आ रही है या नहीं? यस। इसका मतलब अगर बॉडी सेफ है वो तो तभी सेफ रहेगी जब ये वाली लेयर इस वाली लेयर को ऊपर को 100 ही न्यूटन अप्लाइड लोड, अगर नीचे को 100 है तो ये लेयर भी इसके ऊपर को 100 ही लगाए। अगर नीचे को भी 100 ऊपर को भी 100, तो गारंटी ये वाली लेयर नीचे को आ ही नहीं सकती। और अगर नीचे नहीं आई तो समझो बॉडी के 2 पीस नहीं हुए। बॉडी के 2 पीस तभी होंगे जब नीचे वाला ऐसा खिंच के नीचे आएगा, और तभी आएगा जब लेयर नीचे भागेगी। पर तो कैसे भागेगी सर जी? नहीं भाग सकती, समझान। अगर इस लेयर ने इसके ऊपर, समझान, अप्लाइड लोड के बराबर ही लोड अप्लाई किया है, समझान, तो गारंटी है कि बॉडी सेफ है। तो कहानी समझ आ रही है नहीं? तो सेफ। और हमें हमेशा सोम के अंदर हमें हमेशा जो डिजाइनिंग करनी है वो सेफ लिमिट के अंदर ही करनी है माय डियर। हमें फेलियर में जाना ही नहीं है, हमें फेलियर को हमेशा अवॉइड करके चलना है और सेफ लिमिट के अंदर ही चलना है। तो सर जी यहां से इतना हमें पता चल गया। फिर अगर सेफ लिमिट है तो सेफ लिमिट के अंदर समझा ना, जो अप्लाइड लोड है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा। एक तरीके से अगर आप देखो माय डियर, तो मैं कह सकता हूं कि जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वह तो बॉडी को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है, वो बॉडी को सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। और जो अप्लाइड लोड है A4 अप्लाइड, जो अप्लाइड लोड है माय डियर, वह फेल करने की कोशिश कर रहा है बॉडी को। यानी एक तरीके से अगर आप देखो माय डियर, तो आप कह सकते हैं कि यह तो मारने वाला लोड है, यह मारने वाला लोड है और यह बचाने वाला है। परंतु अगर बचाने वाले की ताकत मारने वाले की ताकत के बराबर हो जाए, समझा, तो मरने का कोई भी खतरा नहीं है, दुश्मन मार ही नहीं सकता। तो असली ये जो लोड है ये तो मारने वाला लोड है,
और ये जो है ये बचाने वाला लोड है। पर तो अगर बचाने वाले की ताकत मारने वाले की ताकत के बराबर हो जाए तो गारंटी है वो मरेगा ही नहीं, तो बॉडी फेल होगी नहीं। तो सेफ कंडीशन में मैं गारंटी ले सकता हूं कि जब बॉडी के ऊपर आप लोड लगाओगे तो लोड लगाने के बाद लेयर पे नीचे को फोर्स लगेगा तो ऊपर वाली लेयर ऊपर को भी लेयर पे फोर्स लगाएगी, तो हर एक लेयर एक दूसरे का बचाव करेगी। समझ आना? यस, पूरी ये स्टोरी चलने वाली है। पर तो सेफ लिमिट के तभी तक रहेगी जब तक एक्सटर्नल अप्लाइड लोड, समझ आना, बराबर होगा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के। क्लियर और नॉट? तो बस यही पूरी स्टोरी थी और यही हमें समझनी है। आई होप आपको कहानी क्लियर हुई होगी। इसका मतलब अगर मैं सेफ लिमिट की बात करूं तो माय डियर सेफ लिमिट कब तक रहने वाली है? सेफ लिमिट कब तक रहने वाली है? सेफ लिमिट के अंदर सेफ लिमिट तभी तक रहेगी जब तक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बराबर हो जाएगा, समझान, एक्सटर्नल E4 एक्सटर्नल A4 अप्लाइड L का मतलब लोड। जब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स समझाना बराबर हो जाएगा माय डियर किसके? एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो गारंटी जो बॉडी है वो हमेशा सेफ लिमिट के अंदर आपको मिलेगी। क्लियर और नॉट? हमेशा सेफ लिमिट के अंदर आपको मिलेगी। क्लियर? तो और हमेशा, अब ये भी ध्यान रखना, और हमें हमेशा डिजाइनिंग के अंदर सेफ लिमिट में ही रहना है। और आगे चल के प्यारे बच्चों सोम में जो ये सेफ लिमिट है ना, जिसे हम सेफ लिमिट मान रहे हैं, इसी सेफ लिमिट को टेक्निकल भाषा में इलास्टिक लिमिट कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? इलास्टिक लिमिट भी कह दिया जाता है। राइट? अभी धीरे धीरे पढ़ते रहो, समझान। इलास्टिक लिमिट क्या है बस थोड़ा आइडिया लगा है, बाकी आगे चल के इसके ऊपर और डिटेल में कहानी और चर्चा चलेगी। तो सेफ लिमिट के अंदर एक्सटर्नल अप्लाइड लोड हमेशा इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर होगा माय डियर। बताइए ये पूरी स्टोरी आपको समझ आई है या नहीं? क्लियर और नॉट? वेरी नाइस, समझ आना। चलो अब देखो, मुद्दा चल रहा था हमारा स्ट्रेस का, तो ये पूरी स्टोरी समझ आई होगी, तो गारंटी है फिर आपको स्ट्रेस इजीली समझ आ जाएगी। राइट? चलिए अब जरा ये बताओ, जो ये हिस्सा, अगर आप इस हिस्से की बात करें तो जो नीचे वाला हिस्सा है, आपने कहा था कि सेफ लिमिट के अंदर, समझिए नीचे को तो मैंने लगा रखा है लोड P, समझ आए? नीचे क्या लगा रखा है डियर? मैंने लोड P लगा रखा है। तो इसका मतलब अगर यहां से मैं देखूं तो ये मेरे पास मुद्दा कुछ ऐसे था, समझ आया कि सर जी यहां नीचे को लोड कितना लगा है? P, और जो कि मैंने क्या मान रखा है? 100 न्यूटन। परंतु जो यहां पे लेयर है माय डियर, इस लेयर के ऊपर सेफ लिमिट के अंदर अगर आप देखो, ये तो मैं फिगर बना रहा हूं, नहीं तो वास्तव में दोनों लेयर जुड़ी हुई हैं, तो बस नीचे वाला हिस्सा मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं। यानी इस लेयर के ऊपर, इस वाली लेयर ने ऊपर को एक रेजिस्टिंग फोर्स लगाया है ना सेफ लिमिट में? बिल्कुल लगाया है। और अगर सेफ लिमिट है तो गारंटी वो कितना लगाया है? 100 न्यूटन के बराबर ही लगाया है। पर तो इस लेयर के ऊपर ये किसने लगाया? इस वाली लेयर ने लगाया माय डियर। कहानी समझ आ रही है नहीं? ये पूरी ऐसे लेयर है जैसे मैंने पीछे दिखाया था, मेटल की बॉडी है माय डियर ये। क्लियर और नॉट? बताइए यहां तक कहानी समझ आई? यस। पर तो देखो ये बताओ यार, सही मायने में मटेरियल की जो ताकत है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एक्सटर्नल अप्लाइड लोड पे या फिर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पे? यस। तो देखो अगर ये लेयर, समझ, अगर ये वाली लेयर इस लेयर के ऊपर और ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स लगाती तो गारंटी है आज इनके 2 पीस ना हो पाते 10 मिनट बाद। तो इसका मतलब अगर रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा लगाने की ताकत रखती है लेयर, अगर ये लेयर रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा लगाने की ताकत रखेगी तो रेजिस्टिंग फोर्स ज्यादा लगाएगी तो फेलियर के चांस कम होंगे। तो रियलिटी में समझाना, और हम क्या कहेंगे? मटेरियल की ताकत ज्यादा है क्योंकि फेलियर नहीं हुआ, काफी लोड लगाने के बाद भी फेलियर नहीं होगा अगर ये वाली लेयर इस लेयर के ऊपर रेजिस्टिंग फोर्स बहुत ज्यादा अमाउंट में लगा सकती हो। परंतु इस लेयर की अपनी कैपेसिटी है माय डियर, आप इन्हें आदेश नहीं कर सकते कि लगाओ ज्यादा लगाओ, आर्मी थोड़ा ही है। तो हर एक मटेरियल की लेयर की अपनी कैपेसिटी है। तो इसलिए यहां पर जो बेसिकली मटेरियल की ताकत है वो किस चीज पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी रेजिस्टिंग फोर्स पे, ना कि एक्सटर्नल अप्लाइड लोड पे। रेजिस्टिंग फोर्स अगर लगाने की कैपेसिटी ज्यादा है मटेरियल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम कहेंगे बॉडी की ताकत ऑटोमेटिकली ज्यादा मिलेगी। राइट? कहानी समझ आ रही है ना? यस। तो ये स्टोरी है। तो अब चलो जरा एक बार बताएंगे माय डियर आप मुझे, यहां पर आप कह सके सेफ लिमिट के अंदर इस लेयर के ऊपर को 100 ही न्यूटन फोर्स लगाया जो कि आपने रेजिस्टिंग फोर्स F के द्वारा प्रदर्शित कर दिया। तो यहां से बताओ जो ये लेयर है, इस पूरी लेयर के ऊपर ही तो ऊपर को 100 न्यूटन लगाया है। इस लेयर ने इस लेयर के इस टोटल एरिया पे ही तो लगाया, हर पॉइंट पे, हर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचा है।
अगर इस लेयर को आप टॉप से देखोगे तो इस लेयर का जो टॉप व्यू है माय डियर वो कुछ ऐसा नजर आएगा, चकोर टाइप। मान लो चकोर है, तो यहां पर ये एटम्स ऐसे नजर आएंगे बैठे हुए। इस लेयर में जो एटम्स हैं वह ऐसे नजर आएंगे माय डियर। कहानी समझ आ रही है या नहीं? क्योंकि मैंने आपको दिखाया था पिक्चर कि हर मेटल को दिमाग में कैसे इमेजिन करना है। तो ये लेयर यहां पे जो ऐसे है ना, वास्तव में लेयर ऐसे है, और इस लेयर के हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर फोर्स लगा है। तो टोटल मिला के इस पूरी लेयर के ऊपर को टोटल कितना फोर्स लगा है? 100 न्यूटन, जिसे आप बोल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। अब चलो मैंने मान लिया कि जो ये वाली लेयर है ये ऐसे थी ना, इसका टॉप व्यू ये बना है, इस लेयर का यह टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है इस लेयर का, ऐसा दिखेगा। तो इस लेयर का कोई ना कोई एरिया होगा। चलिए मैंने मान लिया अंदाजे से कि मान लो इस लेयर का जो एरिया है, समझ आ रहा, वह है 4 मीटर स्क्वायर है। और इन लेयर के जो एरिया है माय डियर, इन्हीं एरिया को क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं। ये जितनी भी यहां पे लेयर्स होंगी ना माय डियर, ये जितनी भी लेयर्स हैं, इन सभी लेयर का जो एरिया है उसे इस बॉडी का क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है कि मेटल की बॉडी के अंदर जो लेयर है उन लेयर का जो एरिया है, राइट, उसे ही क्या बोलेंगे हम? क्रॉस सेक्शन एरिया। जैसे कि बताया था ना मैंने, यहां से अभी बताया था, तो यहां पर जो लेयर है माय डियर, यहां पे दिख रहा है ना आपको जो ये लेयर है, यहां पर जो ये लेयर है भाई, 3D में नजर मारो यार जरा, बॉडी है पूरी एक क्यूब शेप की बॉडी है, तो नजर मारो ये लेयर है या नहीं? एक लेयर देखो, ये पूरी लेयर है एक यहां से, तो इस लेयर का कोई ना कोई एरिया होगा। तो हर एक लेयर का कोई ना कोई एरिया है, समझा ना? ये एक पूरी लेयर है, ऊपर लेयर है, इसका भी कोई ना कोई एरिया है जिस पे एटम बैठे हुए हैं। दिख रहा है या नहीं? यस, तो इन्हीं की बात करो माय डियर, ये पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक का, समझा ना? ये है क्रॉस सेक्शन एरिया। इस लेयर का भी एरिया उतना ही है, इस लेयर का भी एरिया उतना ही है, इस लेयर का भी एरिया उतना ही है। कहानी समझ आ रही है नहीं? यस, तो दिमाग ऐसे चलाना, ऐसे इमेजिन करनी है पूरी स्टोरी। क्लियर और नॉट? ऐसे इमेजिन करनी है माय डियर पूरी स्टोरी। समझ आ गया? तो ये एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर, और इन लेयर के एरिया क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो 4 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आप देखो, अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये लेयर है, इस पूरी लेयर के ऊपर को 100 न्यूटन लगा है, तो पूरी लेयर का एरिया कितना है? 4 मीटर स्क्वायर। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जो ये क्रॉस सेक्शन है, समझा ना, जो ये लेयर है, इस लेयर के 4 मीटर एरिया पर कितना लोड लगा है? 100 न्यूटन। तो जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, राइट और रॉन्ग, यानी एक तरीके से कहो कि जो ये लेयर है, समझ आना माय डियर, क्या जो ये लेयर है, जो लेयर आपने ली है, और इसी लेयर को टेक्निकल भाषा में क्रॉस सेक्शन भी कहेंगे आप, टेक्निकल भाषा में से आप क्रॉस सेक्शन कहेंगे, राइट? यस। तो जो ये क्रॉस सेक्शन आपने लिया माय डियर, आप कह सकते हैं कि इसका जो 4 मीटर स्क्वायर एरिया है, 4 मीटर स्क्वायर क्रॉस C4 क्रॉस S4 सेक्शन A4 एरिया। तो 4 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा है? तो 100 न्यूटन इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा हुआ है। तो ये बताओ फिर 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा होगा माय डियर? कितना लगा होगा? सर जी 4 पे 100 है तो 1 पे कितना होगा? 25 होगा, 125 न्यूटन होगा, राइट? और माय डियर यहां तक की कहानी समझ आई? यस। अब देखो डियर होता क्या है, ये हम इसे हम क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगा हुआ है वह 25 न्यूटन है। और ये किसने लगाया? मॉलिक्यूल ने लगाया। तो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या आप यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया भी कह सकते हैं? बोलो बच्चों। तो इसका मतलब सर जी कहानी ये है कि जो ये 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, समझा ना? अगर यहां से मैं कहूं तो इस 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या आप यूनिट बाय 1 का मतलब यूनिट, 1 मीटर स्क्वायर को क्या आप यूनिट एरिया बोल सकते हैं? तो इसलिए 1 मीटर स्क्वायर को बोल दिया मैंने यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर कितना इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है बताइए? ये आपने नहीं लगाया मैडी, मॉलिक्यूल ने लगाया। तो कितना लगाया मॉलिक्यूल ने? 25 न्यूटन। तो यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर जितना भी इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स लगता है माय डियर, उसे ही टेक्निकल भाषा में स्ट्रेस कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? स्ट्रेस कहा जाता है। अब ये बताओ तो स्ट्रेस कितनी है यहां पे? इस बॉडी के अंदर जिसके ऊपर 100 न्यूटन लोड लगाया और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मीटर स्क्वायर था, तो बताइए माय डियर उसका स्ट्रेस कितना आया है? 25।
तो इसका मतलब स्ट्रेस आ गया 25। परंतु बताओ 25 आपने निकाला कैसे? मुझे लगता है कि जब मैंने आपसे पूछा कि 4 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया पर रजिस्टिंग फोर्स कितना है 100 न्यूटन, तो एक पे कितना होगा? तो आपने कहा 25। तो मुझे लगता है कि मन मन में आपने 100 न्यूटन को डिवाइड कर दिया है 4 से। इसका मतलब मन मन में आपने 100 न्यूटन को डिवाइड कर दिया था 4 मीटर स्क्वायर से। कर दिया था या नहीं? यस। अब देखो सर जी, अगर मैं आपसे कहूं तो जरा मुझे ये बता दो कि जो स्ट्रेस यहां पे निकली है जो 100 न्यूटन है वो है क्या? अरे 100 न्यूटन तो टोटल इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है, और ये 4 मीटर स्क्वायर है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसका मतलब यहां से अगर आप देखो तो एक हेडिंग बन गया माय डियर, यानी यहां से एक फॉर्मूला बन गया स्ट्रेस का। और वो फॉर्मूला क्या है कि सर जी जो स्ट्रेस है वह इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, जो स्ट्रेस है वह इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स और क्रॉस सेक्शन एरिया के रेशो के बराबर होती है। कहानी समझ आ रही है नहीं? यस, बराबर होती है। तो असली स्ट्रेस की यहीं से डेफिनेशन आती है। तो स्ट्रेस वास्तव में है क्या? इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। और हम स्ट्रेस के बारे में चिल्लाएंगे माय डियर, तो ध्यान रखना। क्लियर और नॉट? तो स्ट्रेस बराबर है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो डेफिनेशन कैसे देंगे आप कि किसी बॉडी के ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के अंदर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पर डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उस बॉडी के अंदर उत्पन्न स्ट्रेस कहलाता है। और फॉर्मूला क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये थी सर जी स्ट्रेस। आई होप स्ट्रेस के बारे में आपको जानकारी मिली होगी, राइट? चलिए नंबर 3। अब आगे देखो बच्चों, अब स्ट्रेस तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो माय डियर, यहां पर स्ट्रेस को डिफाइन करें तो क्या कहेंगे आप कि व्हेन लोड इज अप्लाइड। देखो ये बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करने, चिंता ना करो। सोम में मैं इतना एडवांस में जाऊंगा ना कि गेट और ईएस तक लेंथ और डेप्थ को टच करूंगा मैं, तो घबराने वाली बात नहीं, वो मजे में पढ़ते रहे आप। हमारा टारगेट केवल पढ़ना ही नहीं है, हमें बढ़िया से पढ़ना है और दिमाग में चीजों को पिक्चराइज करना है। यानी कि सोम पूरा समझ तो आ गया, पर तो हर तीसरे दिन फॉर्मूले भूल जा रहे हैं। तो सा माना कि समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, परंतु क्या हर हफ्ते आप रिवीजन कर पाएंगे? नेवर एवर। तो इसलिए क्या है, हमें बढ़िया पढ़ने के साथ साथ में कुछ ऐसे ट्रिक भी साथ साथ सीखनी है, जिन ट्रिक्स के द्वारा, जिन एग्जाम्पल्स के द्वारा आप चीजों को लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रख पाएं और आपको हर हफ्ते रिवीजन की जरूरत ना पड़े, राइट? तो मेरा टारगेट यही है, बस आप केवल लेक्चर्स देखते जाओ माय डियर, समझ आना, दिमाग में तो खुद घुसेंगे, तो मना करना ये फिर भी अंदर जाएंगे दिमाग के, राइट? चलिए, तो व्हेन लोड इज अप्लाइड, व्हेन लोड, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा पिक्चर, राइट? Yes, when load is applied on the body, when load is applied on the body, then the internal resisting force developed, then the internal resisting force developed inside the body, developed internal resisting force developed inside the body, developed inside the body, and this internal resisting force per unit area is called stress developed inside the body, right or wrong? चलिए, तो देखो डियर, इनसाइड द बॉडी, समझ आया ना कहानी? यस। तो जरा ये बताओ आप, स्ट्रेस रियलिटी में अगर तुम देखो तो यहां तो तुमने देखा है कि रजिस्टिंग फोर्स, बॉडी जुड़ी हुई है, बॉडी फेलियर नहीं है, बॉडी बिल्कुल सेफ है,
इस वाली लेयर के ऊपर एक 100 न्यूटन रजिस्टिंग फोर्स लगाया, तभी तो सेफ लिमिट है। तो सेफ लिमिट के अंदर इस वाली लेयर के ऊपर जो ऊपर को 100 न्यूटन रजिस्टिंग फोर्स लगाया है, क्या वो रजिस्टिंग फोर्स आपको दिखने वाला है? नहीं। क्या ये लेयर आपको दिखने वाली अंदर से? नहीं। इसका एरिया दिखने वाला है, जिस एरिया पे 100 न्यूटन रजिस्टिंग फोर्स डेवलप हुआ है? नहीं। तो ना ही तो आपको रजिस्टिंग फोर्स दिखता है माय डियर, और ना ही दिखता है आपको क्रॉस सेक्शन एरिया, परंतु फिर भी ये होता है, रेशो फिर भी होता है। तो असली जो स्ट्रेस है, समझ आ रहे हो, वो बॉडी के अंदर होती है, वो एक इंटरनल मामला है, वह एक इंटरनल चीज है, वह एक इंटरनल पैरामीटर है, वो कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। तो इसका मतलब ये लोड जब आप अप्लाई करोगे तो आपको दिखता है, ये बाहर से दिखता है, पते वाला नहीं दिखता। इसलिए स्ट्रेस को केवल आप फील कर सकते हैं, समझा ना, आप देख नहीं सकते। मान लो आज मुझे टेंशन हो रही है, पापा ने 4 चमाट जड़े थे, 4 थप्पड़ मार दिए मुझे, तो मुझे टेंशन हो रही है मैं हंस रहा हूं। तो माय डियर, क्या हर हंसता हुआ चेहरा का मतलब यह है कि उसके दिमाग में टेंशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब जो टेंशन वो एक इंटरनल चीज है, उसे आप देख के नहीं पहचान सकते, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, समझा ना। या मान लो, चलो आपको लग गया कि सर जी इंटेलिजेंट है, समझा ना, तो क्या अगर मैं चल रहा हूं तो कोई मुझे थोपड़े को देख के बता दे कि इंटेलिजेंट है? नेवर। इंटेलिजेंस से फील की, जैसे 2-4 क्वेश्चन करो, समझा ना, कुछ टेस्ट लो उसका, तब जाके पता चलेगा। ऐसे देख के कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं है कि देख के आप बता देंगे कि जो ज्यादा तकड़ा है वो ज्यादा बुद्धिमान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझा ना। तो इसलिए जो स्ट्रेस है वो एक इंटरनल चीज है, समझा, वह एक इंटरनल पैरामीटर है, इंटरनल क्वांटिटी है, वह कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है। क्योंकि रजिस्टिंग फोर्स भी अंदर ही होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी अंदर ही होता है, तो इसलिए स्ट्रेस आपको दिखती नहीं है। जैसे टेंशन, दिमाग में टेंशन होती है ना, तो जो अगर मेरे दिमाग में टेंशन है तो कभी दिखेगी नहीं, केवल महसूस होगी, कैसा लग रहा है, आज ज्यादा बोल नहीं रहा है, हंस नहीं रहा है, तो हो सकता है टेंशन हो, परंतु वो केवल फील होती है, वो दिखती नहीं है। तो ऐसे स्ट्रेस भी है जो बॉडी के अंदर होती है, ये कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, ये इंटरनल चीज है, बॉडी के अंदर मिलती है और सेफ लिमिट के अंदर हमेशा कैलकुलेट करते हैं हमेशा। क्लियर और नॉट? तो आई होप आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन है माय डियर, और ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। क्लियर और नॉट? चलिए अब देखो, यहां पर मैंने क्या किया कि जो स्ट्रेस है माय डियर, 1 मिनट, राइट और रॉन्ग, बेसिकली जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का हमने फॉर्मूला भी निकाल लिया था, डेफिनेशन यहां लिखी थी मैंने। स्ट्रेस बराबर आया था इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। ये स्ट्रेस थी या नहीं? यस। परंतु अगर आप स्ट्रेस की यूनिट निकालना चाहे, क्योंकि माय डियर यूनिट और डायमेंशन के, समझाना, 2-4 नंबर फ्री के हमेशा हर एग्जाम में आते ही आते हैं, तो हर एक पैरामीटर की, इंपॉर्टेंट पैरामीटर के आपको यूनिट और डायमेंशन पता होनी चाहिए। और पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर चीज की यूनिट और डायमेंशन मैं आपको बता के चलूंगा, और गारंटी है कोई भी क्वेश्चन यूनिट और डायमेंशन का आपके नोट से बाहर आने वाला नहीं है। तो यूनिट कैसे निकालते हैं? देखो, यूनिट और डायमेंशन दोनों हमेशा फॉर्मूले से निकाली जाती हैं। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या आ जाएगा माय डियर? देखो, ऊपर तो है फोर्स, ऊपर तो है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, परंतु फोर्स तो है ना। अब देखो, फोर्स चाहे दुनिया में किसी भी वैरायटी का हो, रजिस्टिंग फोर्स हो, अप्लाइड फोर्स हो, समझा ना, शियर फोर्स हो, टेंसाइल फोर्स हो, या कॉम्प्रेसिव फोर्स हो, भाड़े कोई भी फोर्स हो, वो फोर्स होना चाहिए। दुनिया के हर एक फोर्स का मात्रक न्यूटन है। और बीचे है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब एरिया चाहे कैसा ही हो, उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो स्ट्रेस का मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो बच्चों, जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहते हैं, बहुत बार तो कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल भी कहा जाता है, राइट और रॉन्ग? यस। तो ये चीज आप रट्टा मार के रखना। और जो ये पास्कल है माय डियर, इस पास्कल को शॉर्ट में केवल PA लिख दिया जाता है, समझ आ ना। जैसे मैं बोलूं कि स्ट्रेस, तो ऐसे लिख दिया जाएगा एग्जांपल को, तो कि स्ट्रेस कितनी है? 450 पास्कल। तो इसका मतलब 450 पास्कल, मतलब एग्जांपल के तौर पे बताया मैंने, इसका मतलब 450 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर और नॉट? ये मतलब होता है। तो यूनिट तो हमने देख लिया, अब क्या देखते हैं इसकी डायमेंशन। तो देखो डियर, डायमेंशन क्या होती है। अब स्ट्रेस का हम जानते हैं कि ऊपर है फोर्स। अब फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? देखो मैं आपको बता रहा हूं फोर्स की क्या होती है। सर जी F बराबर क्या होता है? M इंटू A। F बराबर होता है M में। तो फोर्स का मात्रक तो होता है न्यूटन। मास का क्या होता है? मास का होता है kg, राइट? चलो छोड़ो, डायमेंशन निकालने है ना मुझे। तो ये तो फोर्स है, ये मास है, और इंटू F बराबर होता है M में।
एम में मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो मुझे फोर्स की अगर डायमेंशन निकालनी है तो मास की क्या होती है कैपिटल एम, और एक्सेलरेशन की क्या होती है एल टी माइनस के 2। तो फोर्स की डायमेंशन आ गई है एम एल टी माइनस के 2। ये तो 10वीं क्लास में आपने देख लिया होगा, राइट और रॉन्ग। तो सीधा यहां से देखेंगे ऊपर क्या है फोर्स, और फोर्स चाहे कोई सा हो डायमेंशन उसकी हमेशा एम एल टी माइनस 2 ही रहेगी। क्लियर। नीचे का एरिया, और एरिया की होती है एल की पावर 2, राइट। और हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेस को डायमेंशन को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, समझा ना। कभी ऐसे मत कर देना कि एम एल टी माइनस 2 और ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, ये गलत। ब्रैकेट हमेशा ऐसा ही लगा जाता है, ये भी स्टैंडर्ड है, समझा ना। ये भी सीखने की बात है, तो ध्यान रखना इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को। तो यहां से देखो अगर एल की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एल की पावर 2 और एल की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और ये +1, तो ऊपर बचेगा एल की पावर -1। इतना तो खैर कैलकुलेशन कर लेते होंगे आप। तो यहां से आ जाएगा एम एल -1 टी -2। ये है स्ट्रेस की डेफिनेशन, राइट, जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है माय डियर। क्लियर और नॉट, ये हमेशा आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें भेजे में ढंग से घुसा कर रखनी है माय डियर, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, छोटे से लेके बड़ा। क्लियर और नॉट। तो ये है डियर यूनिटेड डायमेंशन की कहानी। आई होप आपको स्ट्रेस पूरा डिटेल में समझ आया होगा। अब स्ट्रेस पे इतना टाइम का खर्चा क्या हुआ, क्योंकि माय डियर पूरे सोम में आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, हर भी कॉन्सेप्ट आ जाए बार बार स्ट्रेस 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 ही चिल्लाते रहेंगे, तो डिटेल में इसका समझ आना बहुत ही जरूरी था। क्लियर और नॉट। चलिए अब देखो डियर, एक यहां पर इंटरेस्टिंग बात है, और वो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि स्ट्रेस का मात्रक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, परंतु प्रेशर का मात्रक भी तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेस बराबर भी फोर्स बटे एरिया है, प्रेशर भी फोर्स बटे एरिया ही होता है एक तरीके से अगर देखें नॉर्मली आप, तो इनकी यूनिट सेम है, तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है। तो माय डियर प्रेशर और स्ट्रेस दोनों अलग अलग कहानी है, तो अगले लेक्चर में मैं आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस को क्लियर करूंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेस एंड प्रेशर। समझा ना। अब यहां से एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आता है, समझा ना, वो कुछ पैरामीटर देता है, उन सभी पैरामीटर में बोलता है कि बताइए किन किन की यूनिट सेम है। जैसे स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की यूनिट सेम, अगर जिनकी यूनिट सेम होती है उनकी डायमेंशन भी सेम होती है माय डियर। क्लियर और नॉट, तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो अगले लेक्चर में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो स्ट्रेस हमने पढ़ लिया, तो अब हमारा हेडिंग होगा, ये पूरा एक नोट देखेंगे हम। नोट देखने के बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, और फिर आगे की कहानी शुरू करेंगे, और फिर हम समझा ना, फिर आगे डिस्कशन में एंटर करते जाएंगे। हुक्स लॉ चलेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चलेगा, अब बहुत सारे छोटे मोटे पॉइंट वहां से आएंगे। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको नोट में डिस्कस करा के चलूंगा। क्लियर और नॉट। ओके डियर, थैंक यू सो मच। आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।